यहां पे एक ऐसी टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनके एंजाइम्स को यूज किया जाता है। जैसे हमें पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। तो हमें यह पता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के पास ऐसी पावर है जो भगवान ने उसको दी है, जिसकी वजह से वो दूध को दही में बदल देता है। अब सवाल था, सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? बेटा, जब दो अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़ के एक डीएनए बनाया जाए तो उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे एकदम खुश होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे लगातार वेट कर रहे थे, सर जल्दी से माइंड मैप लेके आइए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर का। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां होती है खत्म और आज बायोलॉजी के, जूलॉजी के इस बड़े ही खूबसूरत से चैप्टर की वन शॉट आपके सामने लेकर हाजिर हूं मैं। याद रखना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से पिछले 2-3 सालों से कई सवाल नीट में आ रहे हैं। जी हां, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ही आता है बायोटेक्नोलॉजी। सवाल ये था, सर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अरे बायो मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। मतलब यहां पे एक ऐसी टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनके एंजाइम्स को यूज किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी माता एक बड़ी खास सी लाइन लिखती है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। अब सवाल था, सर आप ये बताइए बायोटेक्नोलॉजीज है, इन बायोटेक्नोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के 2 एराज है। एक मेरे पास है ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक है न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल मेथड पे बेस्ड है। किस पे मेथड पे? ट्रेडिशनल मेथड पे बेस्ड है। मतलब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल पावर को, नेचुरल कैपेबिलिटीज को यूज किया जाता है। बोला, नेचुरल पावर और नेचुरल कैपेबिलिटीज को किस काम के लिए यूज किया जाता है? प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। जैसे जैसे हमें पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। तो हमें यह पता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के पास ऐसी पावर है जो भगवान ने उसको दी है, जिसकी वजह से वो दूध को दही में बदल देता है। तो हमने क्या काम किया? दूध लिया, उसमें लैक्टोबैसिलस डाल दिया और लैक्टोबैसिलस ने अगले दिन दूध को किस में कन्वर्ट करके दे दिया? हमें दही में कन्वर्ट करके दे दिया। तो हमने क्या काम किया? उस बैक्टीरिया की जो नेचुरल शक्तियां थी उन्हीं को यूज किया दही बनाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारे लिए यूजफुल था। ये मेरे पास है ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब सवाल था, सर आप हमें बताइए मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बेटा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एग्जैक्टली में जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। अब वर्ड आया जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब वर्ड हुआ जीन और इंजीनियरिंग का मतलब हेर फेर करना, इंजीनियर जैसा काम करना, उसमें तोड़ मरोड़ करना, कोई हेर फेर करना, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ, उनके डीएनए आरएनए के साथ, उनकी जीन्स के साथ हमें क्या करना पड़ रहा है? हेर फेर करनी पड़ रही है और उसके बाद हम उस ऑर्गेनिज्म को बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। मतलब ये था कि हमने क्या काम किया? हमने मान लीजिए एक बैक्टीरिया लिया, सबसे पहले उस बैक्टीरिया के शरीर में ऐसी जीन डाली जो कि
दूध को दही में बदलवाने के लिए जिम्मेदार है, दूध को दही में बदलवाने के लिए जिम्मेदार है। तो पहले बैक्टीरिया के शरीर में ऐसी जीन नहीं थी, हमने बाहर से उसके शरीर में जीन डाली, मतलब उसके जेनेटिक मेटेरियल के साथ इंजीनियरिंग करी और फिर उस बैक्टीरिया का हमने उपयोग किया क्या बनाने में, दूध से दही बनाने में। तो हमने बोला मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि पहले ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया जाता है और फिर उस ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है किस काम के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। इसे ही बोलते हैं न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, न्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब हम दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था गुरुजी, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, आप हमें बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल है। हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी का जब भी कोई प्रिंसिपल पूछे तो बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं। इसमें हम तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं। बोला तीन चीजें कौन सी? सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, दैट इज आरडीएनए का फॉर्मेशन। सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। बोला सर फिर क्या काम करते हैं? हमने बोला उसके बाद जीन ट्रांसफर करते हैं। और तीसरी चीज जीन क्लोनिंग करते हैं। जीन क्लोनिंग करते हैं। ये तीन चीजें इंक्लूडेड है किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब सवाल था सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? बेटा जब दो अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़ के एक डीएनए बनाया जाए तो उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। तो एनसीईआरटी माता ने बोला दिस टेक्निक इज यूज टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये क्या कह रहा है? जेनेटिक मटेरियल में क्या करनी है? तोड़ मरोड़ करनी है। और जब तोड़ मरोड़ करनी है, उसमें बदलाव करना है, तो सीधी सी बात है यहां पे कह रहा है कि अपने को आरडीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, आरडीएनए बनाना है, बन गया। उसके बाद इस आरडीएनए को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में डालना है, शरीर में डालना है, ताकि हम क्या कर सके? ताकि हम उस जीन की कॉपी तैयार कर सके या डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो हमने बोला दूसरा क्या काम था? दूसरा था इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में डालना, और उसको क्या बोल दिया? जीन ट्रांसफर। क्या बोल दिया? जीन ट्रांसफर। अब बताओ मेरे पास, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालेंगे तो इस डीएनए को डालने के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोला बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के शरीर में ऐसी जीन जाएगी जो पहले नहीं थी। तो हमने बोला कि आरडीएनए को होस्ट के लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में डालने के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदल जाता है, मतलब उसका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जीएमओ, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जब भी बोले क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीएमओ दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लिया, और ये वो ऑर्गेनिज्म था जिसमें ऐसी जीन थी जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए था, मतलब हमारी डिजायर्ड जीन इसके अंदर प्रेजेंट थी। अब हमने क्या काम किया? अब हमें उस डिजायर्ड जीन के प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे चाहिए था, हमें उस डिजायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी थी। तो उसके लिए हमने क्या काम किया? हमने एक कल्चर मीडियम लिया। हमने क्या लिया? एक कल्चर मीडियम। और ये कल्चर मीडियम ऐसा होता है बच्चे कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे। कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बहुत सारे। और ये एक स्टीराइल मीडियम है, मतलब ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें पहले से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है।
तो हमने क्या काम किया, हमने ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए थे इनको इस कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, इनको इस कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने बोला ये लो, हमने अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इस कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया। जब इनको कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया तो हमने क्या देखा कि इस कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो थे इन्होंने बहुत जल्दी से बहुत तेजी से ग्रोथ की और बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स बना डाले। ये लो, इन्होंने लार्ज स्केल पे ग्रोथ करी और बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स बना डाले। तो हमने क्या बोला कि इस कल्चर मीडियम में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लार्ज स्केल पे ग्रोथ करते हैं, तो जितने ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेंगे उतना ही ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने बोला यहां पे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल पे ग्रोथ हुई, इसीलिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी क्या हुआ, लार्ज स्केल पे। और इस मेथड के द्वारा हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, हार्मोन एटसेट्रा, हमने बहुत सारी चीजें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर ली। ये कहानी थी मेरे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। चले जी आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब सवाल था, सर आपने एक वर्ड यूज किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और आपने बोला दो अलग अलग जीवों के ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ के जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने कहा जी उसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया बेटा? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन एंड बोयर नाम के साइंटिस्ट, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। कब बनाया? इन्होंने बनाया 1972 में। बोला सर कैसे बनाया? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला इन्होंने साल्मोनेला टाइफिमूरियम बैक्टीरिया के शरीर से प्लाज्मिड को निकाला। किसको निकाला? प्लाज्मिड को। तो ये इसने प्लाज्मिड लिया, कौन से बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया के शरीर से इन्होंने क्या निकाला? प्लाज्मिड निकाला। और इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, ये लीजिए काट दिया, यहां से बीच से क्या कर दिया? कट कर दिया। ये लो जी यहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया। फिर क्या काम किया? हमने बोला अब इसने क्या काम किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन को इसके साथ जोड़ा। बोला सर वो जीन आई कहां से? इसने किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से उस जीन को बाहर निकाला। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास ये सोर्स डीएनए है और इसमें ये हरे रंग की जो जीन है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है। तो इसने क्या काम किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इस जीन को यहां से काट दिया, या इस डीएनए को यहां से काटा और काट के क्या काम कर लिया? इस जीन को अलग कर लिया। अब सवाल था, सर आपने बोला इस साल्मोनेला टाइफिमूरियम के प्लाज्मिड को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, इस सोर्स डीएनए से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन जो बाहर निकाली ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट के बाहर निकाली। आप बताओ इस आरई और इस आरई में क्या अंतर था? बेटा ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों आरई जो थे वो मेरे पास थे सेम। ये दोनों के दोनों आरई जो मेरे पास थे ये कैसे थे? हमने बोला ये वाला आरई भी सेम था और ये वाला आरई भी क्या था? सेम था। तो एक बात याद रखना कि हमेशा इस प्लाज्मिड को और इस सोर्स डीएनए को सेम आरई से काटा जाता है, क्योंकि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटे हुए डीएनए के फ्रेगमेंट जो थे उन्हें ही आपस में जोड़ा जा सकता है। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटोगे तो उन डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। तो हमने बोला जिस आरई से प्लाज्मिड को काटा था उसी आरई से काट कर अलग किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, और फिर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया, किसकी सहायता से जोड़ दिया? डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो अपने पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
अब हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करनी थी, इसलिए हमने क्या काम किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया किसके शरीर में, ई कोलाई में। किसमें, ई कोलाई में। तो हमने बोला ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई फॉर क्लोनिंग। इसको क्लोनिंग के लिए किस में ट्रांसफर कर दिया, हमने बोला ई कोलाई के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। किस चीज के लिए, क्लोनिंग के लिए। यस, चले भैया, ये कहानी थी पूरी की पूरी किसकी, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, जो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। चले जी आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब सवाल था कि सर कुछ खास बात, बेटा हमारी एनसीईआरटी माता ने एक बड़ी ही खास बात लिखी। क्या खास बात लिखी, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज नोटिस करी। कब नोटिस करी, उन्होंने 1963 में नोटिस करी। उन्होंने क्या देखा कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके शरीर में दो टाइप के एंजाइम है, दो टाइप के एंजाइम है। एक एंजाइम को बोलते हैं अपन मिथाइलेज, एक एंजाइम को बोलते हैं मिथाइलेज या मिथाइलेटिंग एंजाइम, एंड दूसरे को बोलते हैं कटिंग एंजाइम। ये दो टाइप के एंजाइम है। पूछेगा मिथाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, कटिंग एंजाइम क्या काम करता है। आपको बता दूं, इस कटिंग एंजाइम को वर्तमान में जाना जाता है, अब इसको जाना जाता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के नाम से जाना जाता है। तो हमने बोला नाउ नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। किसको, कटिंग फैक्टर को। तो हमने बोला बैक्टीरिया के शरीर में दो एंजाइम थे, एक मिथाइलेज एंजाइम था, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। बोला मिथाइलेज क्या काम करता है, बोला जब भी कोई वायरस या बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के शरीर में एंटर होगा, तो याद करो अगर बैक्टीरिया के शरीर में वायरस जाएगा, बैक्टीरियोफेज जाएगा, तो वो बैक्टीरिया में डिजीज प्रोड्यूस करेगा, इन्फेक्शन करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, बोला बिल्कुल करेगा। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करते हैं ये दोनों के दोनों एंजाइम। बोला सर कैसे हेल्प करते हैं, हमने बोला जो ही वायरस बैक्टीरिया के शरीर में एंटर करेगा वो रोग पैदा करेगा, और उस रोग से बचाने के लिए, वायरस और बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को से बचाने के लिए हेल्प करेंगे ये दोनों एंजाइम। मिथाइलेज एंजाइम क्या काम करेगा, ये मिथाइलेज एंजाइम जो था ये बैक्टीरिया के डीएनए का मिथाइलेशन करेगा। बैक्टीरिया के डीएनए का क्या करेगा, मिथाइलेशन करेगा, मिथाइलेशन करेगा। और दूसरा कौन सा था, कटिंग एंजाइम। ये कटिंग एंजाइम क्या काम करेगा, वायरस का डीएनए था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, या वायरस के डीएनए का क्या कर देगा, डाइजेशन। अब मेरे को बताओ, अगर ये वायरस के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, वायरस के डीएनए का डाइजेशन कर देगा, तो क्या वायरस बैक्टीरिया में इंफेक्शन कर पाएगा, आपने कहा नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कह दूं कि कटिंग एंजाइम क्या काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या काम करता है, ये वायरस के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिससे वायरस बैक्टीरिया में इंफेक्शन नहीं कर पाता। मतलब ये बैक्टीरिया के बॉडी में वायरस की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, वायरस की इंफेक्शन को रोकने का काम करता है। इसीलिए इस कटिंग एंजाइम को अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एक सवाल निकल के आया, सर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने बोला वायरस के डीएनए को काटता है, अरे इसने बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटा, इसको कैसे पता चला कि मुझे कौन से डीएनए को काट रहा है। एग्जैक्टली में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था ये बैक्टीरिया के डीएनए को इसलिए नहीं काट पाया क्योंकि इस मिथाइलेज ने बैक्टीरिया के डीएनए का क्या कर दिया था, मिथाइलेशन। क्या कर दिया था, मिथाइलेशन। और जिस जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन हो गया वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं करेगा।
तो मैं ये कह दूं कि ये मिथाइलेज एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इस कटिंग एंजाइम से बचाने का काम करता है, बचाने का काम करता है। यही बात एनसीईआरटी माता ने कही। यस, नेक्स्ट अगली कहानी सुनिएगा। अब सवाल था सर, अब हम बात करके चले इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया मेरे पास कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था, ये एक ऐसा एंजाइम था जो बैक्टीरिया के शरीर में बनता है और बैक्टीरिया की डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ये कभी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के शरीर में नहीं बनता, नहीं बनता। तो सबसे पहली बात है, ये किसके शरीर में बनता है? हमने बोला बैक्टीरिया के शरीर में बनता है। किसका पार्ट है? बैक्टीरिया की डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। उसमें वायरस के इंफेक्शन को रोकने का काम करता है। कभी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के शरीर में नहीं बनता, नहीं बनता। अब बेटा बैक्टीरिया के लगभग हम बात करके चले 230 स्ट्रेन से मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया जा चुका है, निकाला जा चुका है। हमने बोला बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स कितने हैं? अबाउट अपने पास कितने हैं? 230 से अधिक स्ट्रेन है। और एंजाइम कितने हमने बाहर निकाल लिए? 900 से ज्यादा निकाल लिए हैं। इसका मतलब एक बैक्टीरिया के शरीर में एक से ज्यादा टाइप के आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है। पूछेगा बताओ सबसे पहले डिस्कवर किया गया आरई कौन सा है? बेटा सबसे पहले बाहर निकाला गया आरई है वो मेरे पास है हिंड सेकंड। सबसे पहले बाहर निकाला गया आरई जो है वो है हिंड सेकंड। अब सवाल देखना, हमने बोला कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रहे वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है। आप यहां देख रहे हो अपने पास मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। आप देख रहे हो यहां पे मेरे दोस्त अपने पास मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो ध्यान रखना प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होती है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को अपने ही स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है और हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वो सीक्वेंस क्या होता है? अलग अलग। तो कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कहेगा कि तू कहीं से भी डीएनए को काट सकता है क्या? तो कहेगा ना ना रे ना ना रे ना ना रे ना ना रे। वो कहेगा मैं कहीं से भी नहीं काटूंगा, मैं तो मेरे स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही काटूंगा, मेरे स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही काटूंगा। और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो हमने बोला आरई डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है, इसीलिए इन आरई को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। सवाल था सर आपने बोला हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है। हमने कहा बिल्कुल, वो सीक्वेंस को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट। हमने कहा हाँ। वो पूछेगा रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है? बेटा ये रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट जो है ये 4, 6, 8 बेस पेयर का बना हुआ एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो जिसमें या तो 4 बेस पेयर होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। लेकिन याद रखना मोस्टली केसेस में कितने होते हैं? हमने बोला मोस्टली केसेस में जब भी पूछेगा तो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। मोस्टली में कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये कैसा सीक्वेंस है? हमने बोला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पूछेगा गुरुजी पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? अरे पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। ये मेरे पास है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आप कहते हो मैडम मलयालम, तेजू के पापा के जूते, राधा की बुनी में नींबू की धारा, ये उल्टा सीधा एक समान, यही क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल बात करके चले,
हमने यहां पे आपके सामने ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया। ये देखिए डीएनए का 5 प्राइम, ये मेरे पास है 3 प्राइम। अब डीएनए के सीक्वेंस को देखिएगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GAATTC। ये एक स्ट्रैंड का है। दूसरे स्ट्रैंड का आप देखिएगा फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GAATTC। तो बताओ उल्टा सीधा एक समान है कि नहीं है? ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? मैं कहूंगा ये मेरे पास है ई को आर फर्स्ट का, ई को आर फर्स्ट का, ई को आर फर्स्ट का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। चले भैया, अब सवाल था सर आपने बोला अपने पास मोर देन 900 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो अगर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर करें तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करें? बड़े ध्यान से देखना। हमने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिया ई को आर फर्स्ट, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। अब सवाल था जब भी किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके नोमेनक्लेचर के लिए हमें 3 से 4 तो लेटर्स की जरूरत पड़ेगी और एक रोमन नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक रोमन नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे बड़े ध्यान से देखना, ई को आर फर्स्ट में ये पहला कैपिटल लेटर ई, ये नेम ऑफ जीनस को रिप्रेजेंट करता है कि बैक्टीरिया कौन से जीनस का है। ये एस्केरेसिया जीनस का है। नेक्स्ट दोनों स्मॉल लेटर सी ओ, ये 2 लेटर है, ये स्पीसीज नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीसीज के फर्स्ट 2 लेटर सी ओ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर है, ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ई कोलाई जो है इसके RY30 स्ट्रेन जो था, इसका RY13 जो स्ट्रेन था उस 13 स्ट्रेन से ऑब्टेन किया गया। अब पूछेगा रोमन नंबर है फर्स्ट, तो ध्यान रखना इस ई कोलाई बैक्टीरिया के RY13 जो स्ट्रेन था उससे एक से ज्यादा टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को निकाला गया। तो सबसे पहले किसको निकाला गया? जिसके नाम में फर्स्ट आ गया उसको पहले नंबर पे निकाला गया, जिसके नाम के आगे 2 लिख दिया उसको दूसरे नंबर पे, जिसके नाम के आगे 3 लिख दिया उसको तीसरे नंबर पे निकाला गया। तो सबसे पहले आइसोलेट किया गया वो कौन किया गया? ई को आर फर्स्ट को आइसोलेट किया गया, ई को आर फर्स्ट को आइसोलेट किया गया। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। सवाल था गुरुजी आपने बोला कि अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटता है। हमने कहा बिना स्पेसिफिक सीक्वेंस से कटिंग नहीं करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस से कटिंग करेगा। जहां पे उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, रिकॉग्निशन साइट होगी, वहीं से काटेगा, उसके अलावा कहीं से भी नहीं काटेगा। बोला सर ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, ये काटेगा तो इसका काटने का तरीका कितना हो सकता है? बेटा RE के काटने के 2 तरीके होते हैं। कुछ RE तो ऐसे होते हैं जो अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बिल्कुल बीच से काटते हैं, जो अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बिल्कुल बीच से काटते हैं, जैसे ये SMA फर्स्ट। ये SMA फर्स्ट अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बिल्कुल बीच से काटता है। ये लीजिए इधर से भी काट दिया और इधर से भी काट दिया। बिल्कुल बीच से काटेगा। अरे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीचों बीच काटेंगे तो यहां पे देखिए एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। तो अब दोनों टुकड़े के एंड को देखिएगा, इस एंड को देखिएगा, यहां पे भी मेरे पास आपको इस एंड को देखिएगा, यहां पे भी आपको मेरे पास दिखाई दे रहे होंगे वो पेयर्ड बेस दिखाई दे रहे होंगे। आप इस एंड को भी देखिएगा, यहां पे भी मेरे पास क्या दिखाई दे रहे होंगे? आपको पेयर्ड बेस दिखाई दे रहे होंगे। मैंने बोला ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है पेयर्ड बेस। यहां पे भी मेरे पास क्या है? पेयर्ड बेस। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जब डीएनए के टुकड़ों के एंड पर ओनली पेयर्ड बेस दिखाई दे तो ऐसे एंड को बोलते हैं ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड। और इस ब्लंट एंड पे डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी क्या होती है? बहुत बहुत कम। इसलिए 2 डीएनए सेगमेंट को जोड़ने में इसका यूज नहीं होता, इसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट, दूसरा कट लगाने का तरीका क्या था? भैया दूसरा तरीका जो कट लगाने का अपने पास है, वो है अपने पास ओब्लिक कट, तिरछा कट। बोलो कैसे? हमने बोला एक को तो काट दिया यहां से
और एक को काट दिया यहां से। ये मेरे पास जो कट हो गया, ये मेरे पास तिरछा कट हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया? तिरछा कट हो गया। अरे जब भी ओब्लिक कट लगाएगा, तिरछा कट लगाएगा, मतलब सेंटर से थोड़ा हटके कट लगाएगा, जैसे इको और फर्स्ट। तो आप देखिएगा जब भी तिरछा कट लगेगा, सेंटर से थोड़ा सा हटके कट लगेगा, तो यहां पे देखिए एंड पे इन बेस पेयर को देखिए, एंड पे प्रेजेंट इन बेस पेयर को देखिए। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है अनपेयर्ड। ये मेरे पास है अनपेयर्ड बेस। तो ध्यान रखना, जब भी किसी डीएनए के टुकड़े के एंड पर अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट होंगे, तो उस एंड को बोलेंगे स्टिकी एंड। तो उस एंड को क्या बोलेंगे? उस एंड को बोलेंगे स्टिकी एंड। और एक बात कान खोल के सुन लो, क्या ये जो स्टिकी एंड होता है ना, इस स्टिकी एंड पर डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। तो हमने बोला यहां पे डीएनए लाइगेज एक्टिविटी क्या होती है? बहुत बहुत ज्यादा। यहां पे डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी क्या होती है? बहुत बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। अरे जब डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमने बोला इसी का यूज किया जाता है क्या बनाने में? क्या बनाने में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। तो मैंने बोला यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में कौन से एंड का यूज किया जाता है? स्टिकी एंड का यूज किया जाता है। स्टिकी एंड का यूज किया जाता है। यस। नेक्स्ट। अब बात, सर अगर कोई कहे कि भैया हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था, तो आप बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब बनेगा जब दो अलग अलग जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? लाइगेज एंजाइम चाहिए, और दूसरी बात स्टिकी एंड होना चाहिए। स्टिकी एंड होना चाहिए, और समान टाइप का स्टिकी एंड बनाना पड़ेगा, सिमिलर टाइप का स्टिकी एंड बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा सोर्स डीएनए को एंड प्लाज्मिड को, वेक्टर को एक ही टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से या सेम आरई से काटा जाता है। यस। अब सवाल था, सर आप हमें बताइए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या है? बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम चार चीजों के बारे में बात करके चलते हैं। सवाल था वो चार चीजें कौन कौन सी है? बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें काम में लेते हैं एंजाइम्स को, फिर हम यहां बात करते हैं वेक्टर और व्हीकल डीएनए की, फिर हम बात करते हैं यहां पे डिजायर्ड जीन के बारे में, फिर हम बात करते हैं यहां पे होस्ट सेल के बारे में। ये चार चीजें हैं जो कि बेहद जरूरी है, जिन्हें हम काम में लेते हैं। सबसे पहले मैं एंजाइम्स के बारे में बात करता हूं। बेटा एंजाइम्स जो यहां पे काम में लिए जाते हैं वो मेनली चार टाइप के हैं। पहला लाइटिक एंजाइम। ये लाइटिक एंजाइम क्या काम करते हैं? ये लाइटिक एंजाइम का उपयोग किसी भी सेल से डीएनए को बाहर निकालने में किया जाता है। कि अपन बैक्टीरिया की सेल से डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं, कि प्लांट की सेल से बाहर निकाल रहे हैं, कि एनिमल की सेल से बाहर निकाल रहे हैं, कि फंजाई की सेल से बाहर निकाल रहे हैं, तो सेल से बाहर डीएनए को निकालने में यूज करते हैं। इसलिए हमने बोला हेल्प्स इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, दूसरा क्लीविंग ऑफ और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अरे क्लीविंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करते हैं? ये डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटते हैं ताकि उस डीएनए में से डिजायर्ड जीन को और डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को बाहर निकाल सके। नेक्स्ट, जॉइनिंग एंजाइम्स लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या काम करता है? अरे दो अलग अलग डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में यूज किया जाता है। सिंथेसाइजिंग एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन करने में यूज होता है। डीएनए की कई सारी कॉपी अगर हमें बनानी हो तो हम किसका यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। यस, बोला सर ठीक है। अब बताइए सर इस वेक्टर और व्हीकल डीएनए का क्या काम है? बेटा वेक्टर और व्हीकल डीएनए वो डीएनए है जिसके साथ हम हमारी डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं। जैसे याद करो हर्बर्ट एंड बोयर की कहानी।
उन्होंने क्या काम किया था, साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन को जोड़ा था। तो वो प्लाज्मिड जो था वो तो था व्हीकल और वेक्टर, और जो जीन जोड़ी थी वो थी सवारी। वो क्या थी, सवारी, दैट इज पैसेंजर। और फिर हमने क्या काम किया था, दोनों को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो हमने बोला वेक्टर डीएनए और व्हीकल डीएनए वो डीएनए था जिसका उपयोग डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में भेजने के लिए करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डिजायर्ड डीएनए, वेक्टर और व्हीकल डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कह रहा है डिजायर्ड जीन। बेटा डिजायर्ड जीन वो जीन थी जिससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करना था, या जिसकी हमें क्लोनिंग करवानी थी, जिसकी हमें बहुत सारी कॉपी तैयार करवानी थी, उस जीन को हमने बोल दिया डिजायर्ड जीन। पूछेगा होस्ट सेल, बेटा होस्ट सेल हमने उस सेल को बोला जिसके अंदर इस डिजायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपी बनी या डिजायर्ड प्रोडक्ट का सिंथेसिस हुआ, उस सेल को हमने क्या बोल दिया, होस्ट सेल। उस सेल को क्या बोल दिया, होस्ट सेल। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कहानी। सवाल था, सर आप हमें वेक्टर के बारे में बताइए। हमने बोला वेक्टर क्या था, वेक्टर था एक कैरियर और एक व्हीकल डीएनए जो क्या काम करता है, जो कि डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। उसे ही हमने क्या बोला, उसे ही हमने क्या बोला, उसे ही हमने बोल दिया क्या, हमने बोल दिया वेक्टर। अब पूछेगा सर एक अच्छे वेक्टर के क्या क्या करैक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। बेटा एक अच्छे वेक्टर में 4 फीचर्स होने चाहिए, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले एक वेक्टर जो होना चाहिए उसका साइज छोटा होना चाहिए। अगर वेक्टर का साइज छोटा होगा तो हम उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, एक वेक्टर जो है उस वेक्टर में ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। एक वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सवाल था सर इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या काम है, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला जब भी किसी वेक्टर के बारे में बात करके चले तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई प्लाज्मिड है जो कि एक वेक्टर है। हमने बोला ये प्लाज्मिड है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर में ORI का होना बेहद जरूरी है। याद करो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के शरीर में मिलने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जिसमें ऑटो रेप्लिकेशन की एबिलिटी प्रेजेंट है। मतलब अगर इस वेक्टर के साथ डिजायर्ड जीन को जोड़ोगे तो जब वेक्टर का रिप्लिकेशन होगा तो डिजायर्ड जीन का भी रिप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, आपने कहा बिल्कुल होगा। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए हमें ORI रीजन चाहिए, ORI रीजन चाहिए। अगर डीएनए फ्रेगमेंट में ये ORI साइट नहीं होगी तो उसका रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमने बोला ये ORI किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैंने बोला ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने बोला रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रिप्लिकेशन को शुरू करने के लिए बेहद जरूरी है क्या, ORI। तो कहने का मतलब जब भी डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे तो वो किसके साथ जोड़ेंगे, ORI साइट के साथ जोड़ेंगे। चाहे ORI के पास जोड़ दो चाहे नजदीक जोड़ दो, लेकिन उस प्लाज्मिड के पास ORI होना बेहद जरूरी है। तो मैंने क्या बोला कि कभी भी डिजायर्ड डीएनए को जोड़ेंगे तो वो किससे के साथ जोड़ेंगे, ORI के साथ जोड़ेंगे। ORI के चाहे तो पास जोड़ दो चाहे दूर जोड़ दो, कभी भी ORI के अंदर नहीं जोड़ना कि तुम इस ORI को काट के और इसके बीच में जोड़ दो। अगर ORI में जोड़ दिया डिजायर्ड जीन को तो फिर डीएनए का रिप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ORI सीक्वेंस पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। अब सवाल था सर
आपने बोला ये ORI साइट डीएनए के रिप्लिकेशन को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा भी क्या इस ORI साइट के कोई काम है? हमने कहा हां। आप बताओ ORI साइट डीएनए का रिप्लिकेशन कराएगी? बोला कराएगी। तो बताओ प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? आपने कहा होगा। तो मैंने कहा जब प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होगा तो ये ORI जीन जो, ये ORI जो था, ये कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? प्लाज्मिड की कॉपी की संख्या बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? आपने कहा बिल्कुल बढ़ाएगा। पहला काम। जितनी प्लाज्मिड की कॉपी बनेगी उतनी ही कॉपी डिजायर्ड जीन की बनेगी कि नहीं बनेगी? बोला हां। मतलब ये कॉपी नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बोला बिल्कुल बढ़ाएगा। तीसरा काम, बेटा हर एक बैक्टीरिया के शरीर को अपन देखें तो उनमें प्लाज्मिड की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 10 होता है, किसी में 50 होता है, किसी में 100 होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो अलग अलग बैक्टीरिया के शरीर में प्लाज्मिड की संख्या अलग अलग है। तो भैया कौन बैक्टीरिया को ये कहेगा कि भैया तेरी जितनी औकात थी झेलने की उतनी कॉपी हमने बना दी, अब उससे ज्यादा तुझसे ना हो पाएगा? कौन कहेगा? अरे वो भी कंट्रोल कौन करेगा? ORI। तो जब भी पूछे कि बताओ बैक्टीरिया के शरीर में कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड को कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? ORI। तो ORI डीएनए के रिप्लिकेशन को शुरू भी करवाता है, प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को भी बढ़ाता है, डिजायर्ड जीन के कॉपी नंबर को भी बढ़ाता है, एंड कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल। बैक्टीरिया के शरीर में प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है कौन? ORI। नेक्स्ट, इसके अलावा तीसरा हमने कहा, बड़े ध्यान से देखा, तीसरा मेरे पास है सेलेक्टेबल मार्कर। होता क्या है कि अपने पास अगर एक कल्चर मीडियम में देखें तो कल्चर मीडियम में 3 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। सबसे पहले को हमने नाम दे रखा है एंटी। बेटा एंटी का मतलब होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एंटी का मतलब होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा है TNR। TNR का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। तीसरा होता है TR, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट। तो हमने क्या कहा आपसे? हमने आपसे ये कहा कि जब भी देखे तो अपने पास 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया तो ऐसा होता है जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं होता, कोई प्लाज्मिड नहीं होता। जब इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं होता तो हम कहते हैं कि हमने बाहर से कोई भी प्लाज्मिड इसमें डाला ही नहीं। दूसरा वो होता है जिसके पास प्लाज्मिड तो गया, जिसके शरीर में प्लाज्मिड तो गया, लेकिन वो प्लाज्मिड जो होता है उसके पास डिजायर्ड जीन नहीं है। इसलिए हमने बोला अगर प्लाज्मिड गया तो जीन ट्रांसफर तो हुई, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसमें कोई भी डिजायर्ड जीन प्रेजेंट नहीं है, RDNA प्रेजेंट नहीं है। तीसरा मेरे पास है कि उसके पास प्लाज्मिड भी है और उस प्लाज्मिड के पास देखो ये रेड कलर की डिजायर्ड जीन भी है। तो देखो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए जुड़ा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दैट इज प्लाज्मिड है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब इन 3 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जो थे ये बहुत सारी संख्या में, ये वाले बैक्टीरिया एंटी वालों की भी संख्या खूब सारी है, TNR वालों की संख्या भी खूब सारी है और TR वालों की संख्या भी खूब सारी है। बताओ हमारे लिए काम का बैक्टीरिया कौन सा? काम का होस्ट कौन सा? अरे काम का होस्ट वो जिसके पास डिजायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब बताओ जी डिजायर्ड जीन किसके पास है? डिजायर्ड जीन तो इस तीसरे वाले के पास है। तो कहने का मतलब इतनी सी बड़ी भीड़ में हमें इस ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को पहचानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ पहचानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने बोला हां। तो हमने यही कहा,
हमने यही कहा कि जब भी बोले सेलेक्टेबल मार्कर की क्या जरूरत थी, हमने बोला सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो अपने पास नेसेसरी है या हेल्प करते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म और सेल, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अब सवाल था सर सेलेक्टेबल मार्कर में किस चीज को यूज करते हैं? बेटा सेलेक्टेबल मार्कर की जगह में हम चाहे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन को यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो लैक जेड जीन को भी यूज कर सकते हैं। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है, जैसे हमने एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ले ली तो ये वो जीन होगी जो ऐसी प्रोटीन बनाएगी जो कि एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के इफेक्ट को खत्म कर दे। अगर हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ले ली तो वो जीन ऐसी प्रोटीन बनाएगी कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब वो बैक्टीरिया जो था उस पे टेट्रासाइक्लिन का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। लैक जेड जीन, बेटा ये लैक जेड जीन जो होती है ये एग्जैक्टली में आपने ओपेरॉन कंसेप्ट में पक्का पढ़ी होगी। ये एक एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टो साइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का काम करती है। कौन? लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है, लैक जेड जीन। तो अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को भी, लैक जेड जीन को भी यूज कर सकते हैं किसकी तरह? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। अब सवाल था सर चौथा करैक्टर है क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट। जब भी बोले क्लोनिंग साइट रेस्ट्रिक्शन साइट है क्या, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिएगा, मैं इस डायग्राम के द्वारा ये कहानी बताने की कोशिश करता हूं। हमने बोला भाई साहब बड़े ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक सोर्स डीएनए है, ये मेरे पास एक सोर्स डीएनए है। हमने बोला इस सोर्स डीएनए में मान लीजिए ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है डिजायर्ड जीन। इस सोर्स डीएनए में मान लीजिए ये जो मेरे पास है ये डिजायर्ड जीन है। हमने क्या काम किया? इस सोर्स डीएनए से इस डिजायर्ड जीन को बाहर निकालना था, इसलिए हमने इस सोर्स डीएनए को ई को आर फर्स्ट से काटा, यहां से भी काटा, यहां से भी काटा। जब काटा तो ये डिजायर्ड जीन बाहर निकल के आ गई कि नहीं आ गई? बोला बिल्कुल आ गई। याद करो सोर्स डीएनए से डिजायर्ड जीन को काट के बाहर निकाला तो हमने आर ई काम में लिया, वो ई को आर फर्स्ट काम में लिया कि नहीं लिया? तो इस वेक्टर को भी किससे काटना पड़ेगा? ई को आर फर्स्ट से काटना पड़ेगा। हमने क्या देखा? ये काली वाली साइट है, ये ई को आर फर्स्ट की साइट है, ये ई को आर फर्स्ट की साइट है। हमने ई को आर फर्स्ट की साइट से काटा। जब यहां से काटा तो हमने बोला ये मेरे पास कट गया, ये मेरे पास स्टिकी एंड बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो थोड़ा सा ई को आर फर्स्ट से काटा, थोड़ा सा ब्लैक पार्ट इधर रह गया, थोड़ा सा ब्लैक पार्ट इधर रह गया। फिर डीएनए लाइगेज की सहायता से इस डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया तो मेरे पास ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप देखिए इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के इधर भी काला भाग है, इधर भी काला भाग है। ये काला भाग किसका है? ये इस ई को आर फर्स्ट की रिकॉग्निशन साइट का है, इस ई को आर फर्स्ट की रिकॉग्निशन साइट का है। इस ई को आर फर्स्ट की रिकॉग्निशन साइट का है, रिकॉग्निशन साइट का है। तो बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से बात समझिएगा। जब भी कोई कहे कि बताओ क्लोनिंग साइट क्या होती है, हमने बोला क्लोनिंग साइट वो जगह होती है जहां पर डिजायर्ड जीन को जोड़ा जाता है। क्लोनिंग साइट वो जगह होती है जहां पर डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है। और वेक्टर के साथ कहां पे जोड़ा जाता है? आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट वाली जगह से काट के और फिर जोड़ा जाता है। तो मैं कह दूं कि क्लोनिंग साइट कोई नई चीज नहीं है। क्लोनिंग साइट एग्जैक्टली में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट ही है, जहां पर किसको इंसर्ट किया जाता है? डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया जाता है और फिर क्या बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं क्लोनिंग साइट।
अब ध्यान रखना, एक वेक्टर जो होता है, उस एक वेक्टर के पास, एक वेक्टर्स के पास एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट हो सकती है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो हमने बोला कि ऐसा प्लाज्मिड या ऐसा वेक्टर जिसके पास कई सारी क्लोनिंग साइट है लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की केवल एक साइट है, वही मेरे पास बेस्ट वेक्टर है, वही मेरे पास बेस्ट वेक्टर है। अगर किसी वेक्टर के पास एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो ध्यान रखना, इस केस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, मतलब ये एक अच्छा वेक्टर नहीं होगा। यस, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिएगा। सवाल था, सर क्या आप वेक्टर का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? हमने कहा हां, वेक्टर का एग्जाम्पल बता सकते हैं। अपने पास वेक्टर का एग्जाम्पल है PBr322। एग्जैक्टली में अपने पास ये PBr322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको लैब में बनाया गया था, और इसका उपयोग जो किया जाता है वो बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर में किया जाता है, अरे हां कि ना। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिगीज एंड 322 रैंडम नंबर है। मतलब बोलीवर एंड रोड्रिगीज नाम के साइंटिस्ट ने अपनी लैब में इस प्लाज्मिड को बनाया था। ये एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड है जिसकी स्ट्रक्चर ये रही। अगर पूछे कि बताओ इस प्लाज्मिड में टोटल रिकॉग्निशन साइट, तो अगर कोई कहे कि बताओ इसमें टोटल रिकॉग्निशन साइट कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बोला टोटल रिकॉग्निशन साइट कितनी है? 8 है। ये 8 साइट है, और ये आठों के आठों साइट 8 अलग अलग RE के लिए है, 8 अलग अलग RE के लिए है। यस, मतलब हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट है। और अभी मैंने बोला था कि एक अच्छे वेक्टर की पहचान है कि उसमें कई सारी रिकॉग्निशन साइट होती है लेकिन एक RE के लिए केवल एक साइट है। अब देख लो, चले नेक्स्ट। वो पूछेगा सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर जीन वो कौन सी है? हमने बोला जब भी बोले सेलेक्टेबल मार्कर जीन तो यहां पे 2 है। एक तो ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन, और दूसरी ये रही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन। ये दोनों की दोनों सेलेक्टेबल मार्कर की जीन है। अब ध्यान रखना, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन पे 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, एक तो PVU फर्स्ट की है एंड दूसरा PST फर्स्ट की है। इन दोनों की साइट किस पे है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन पे है। पूछेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन पे, इस पर भी 2 की साइट है, एक तो BAMH फर्स्ट की साइट है और दूसरी शॉल फर्स्ट की साइट है। इन 2 की साइट कहां पे है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे है। यस, याद रखना, ये पूरा का पूरा डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला था सर PUC। P का मतलब प्लाज्मिड, U का मतलब यूनिवर्सिटी और C का मतलब कैलिफोर्निया 18 एंड PUC 19, ये दोनों के दोनों भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में के लैब में बनाए गए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, और इनका यूज भी बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर में किया जाता है। नेक्स्ट, अपने पास है TI प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, दैट इज रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये दोनों के दोनों नेचुरल प्लाज्मिड है। कैसे प्लाज्मिड है? नेचुरल प्लाज्मिड है। TI प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट है जो कि डाइकोट प्लांट में ट्यूमर प्रोड्यूस करती है। हां जी, ट्यूमर प्रोड्यूस करती है, क्राउन गॉल डिजीज
प्रोड्यूस करती है। एंड RI प्लाज्मिड जो है इसमें रूट इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट है, और वो जीन क्या काम करती है, वो डाइकोट प्लांट में हेयरी रूट डिजीज पैदा करती है। अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने क्या काम किया, इस TI प्लाज्मिड एंड RI प्लाज्मिड में से उस डिजीज प्रोड्यूस करने वाली जीन को बाहर निकाल दिया। तो हमने बोला जब प्लाज्मिड में से हार्मफुल जीन को बाहर निकाल दिया जाता है तो ऐसे प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। तो हमने इनकी वो हानिकारक, वो घातक भुजाएं थी, उन्हें काट डाला, दैट इज डिसआर्म्ड कर दिया। अब उन खराब जीन की जगह पे हमने डिजायर्ड जीन, एक हेल्थी जीन डाल दी, वो जीन डाल दी जिसकी हमें जरूरत थी, और फिर इनको यूज किया हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जब भी पूछे TI एंड RI प्लाज्मिड का यूज किसमें किया जाता है, आप कहोगे डाइकोट प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने में किया जाता है। पूछेगा कैसे TI प्लाज्मिड RI प्लाज्मिड, आप कहोगे उनकी हार्मफुल जीन को बाहर निकालने के बाद, दैट इज डिसआर्म्ड करने के बाद, डिसआर्म्ड प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। सवाल पूछेगा सर एक बात और बताओ, हमने कहा आप ये बताओ एनिमल के शरीर में जीन ट्रांसफर करने में किसका यूज किया जाता है। अरे रिट्रोवायरस का। अब ये रिट्रोवायरस जो थे ये भी तो शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं, बोला हाँ कर सकते हैं। तो इनके शरीर से भी हमने रोग पैदा करने वाली जीन को बाहर निकाल दिया, मतलब इनको भी क्या कर दिया, डिसआर्म्ड कर दिया। तो याद रखना डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस का यूज किया जाता है एनिमल के शरीर में जीन ट्रांसफर करने में, जीन ट्रांसफर करने में। नेक्स्ट अपने पास है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको अपन बोलते हैं बैक। ये बैक जो होता है इसका उपयोग करते हैं वो बैक्टीरिया के शरीर में जीन ट्रांसफर करने में करते हैं। एक है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको अपन बोलते हैं यैक, इसका उपयोग करते हैं वो यीस्ट के शरीर में जीन ट्रांसफर करने में करते हैं। और दोनों के नाम में ही आर्टिफिशियल वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों वो थे जिनको लैब में बनाया गया था, लैब में बनाया गया था। मतलब बैक्टीरिया एंड यीस्ट दोनों के जेनेटिक मेटेरियल में चेंज किया गया था, और ये दोनों के दोनों का उपयोग जो था वो बड़े साइज की जीन को ट्रांसफर करने में किया जाता है। इसीलिए इनको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया गया। किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया गया। यस अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल था ठीक है सर आप बताइए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर कोई स्टेप्स के बारे में पूछे तो इसमें कितने स्टेप्स हैं। बच्चे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टोटल 9 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप जो है उसको हमने बोल रखा है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा मेरे पास है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आइसोलेटिंग डिजायर्ड जीन। फिर है एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय PCR। ध्यान रखना ये जो स्टेप हमने लिखा है ये मेरे पास ऑप्शनल है। ये मेरे पास कैसा है, ऑप्शनल है। मतलब अगर हमारे पास जो डीएनए है उस डीएनए का अमाउंट बहुत बहुत कम है तभी हमें PCR करने की जरूरत है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में डीएनए है तो फिर हमें PCR करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज क्लोनिंग के लिए डालना। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द सेल हैविंग डीएनए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करना, और इसी में हमें यूज करना होगा सेलेक्टेबल मार्कर्स का। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, एंड सबसे लास्ट में मेरे पास आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मान लीजिए बेटा डीएनए का आइसोलेशन हमें बैक्टीरिया की सेल से करना है। किससे करना है, डीएनए का आइसोलेशन हमें बैक्टीरिया की सेल से करना है। तो हमने क्या काम किया, हमने ये एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया की सेल ली। इस बैक्टीरिया की सेल में देखना ये ब्लू वाली जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, रेड वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर ब्लैक वाला है ये है डीएनए।
तो इस डीएनए को हमें बाहर निकालना है तो सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल, सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। और अगर सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमने यहां पे अप्लाई किया, लगाया लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम किसको तोड़ेगा? ये सेल वॉल को तोड़ेगा। फिर हमने किसे तोड़ना था? सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना था। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हमने यहां पे डाल दिया, वो डाल दिया लाइगेज एंजाइम। याद करो, सेल मेम्ब्रेन का मुख्य भाग क्या होता है? लिपिड होता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए क्या डाल दिया? लाइपेज एंजाइम। अब हमने बोला लाइसोजाइम ने सेल वॉल को तोड़ना शुरू किया, लाइपेज एंजाइम ने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू किया। फिर हमने क्या काम किया? इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, इसको मशीन में डाल के बहुत तेजी से ऐसे घुमाया। जब बहुत तेजी से घुमाया तो ये सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे टुकड़े इसके पेंदे में जाके बॉटम में जाके सेटल्ड हो गए। फिर क्या हुआ? अब इस सेल का सारा साइटोप्लाज्म बाहर है। उस साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी मिलेगा, उस साइटोप्लाज्म में आरएनए भी मिलेगा, उस साइटोप्लाज्म में हमारा ये गोल मटोल डीएनए भी मिलेगा। लेकिन हमें बाहर क्या निकालना है? डीएनए। मतलब हमें इस आरएनए को भी खत्म करना पड़ेगा, इस प्रोटीन को भी खत्म करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तभी तो हमारे पास क्या दिखाई देगा? हमें डीएनए दिखाई देगा। तो हमने क्या काम किया? इस आरएनए को तोड़ने के लिए यहां पे मिला दिया आरएनएज एंजाइम। इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमने मिला दिया प्रोटीएज एंजाइम। ये लो, हमने आरएनएज एंड प्रोटीएज एंजाइम मिलाया। और जब एंजाइम मिलाया तो आरएनएज ने क्या काम किया? आरएनए का डाइजेशन कर दिया। प्रोटीएज ने क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया। अरे आरएनए का भी डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया, तो अब बचा क्या? डीएनए। लेकिन डीएनए जो था वो तो बहुत छोटा था साइज में। हमें खुली आंखों से तो एक सेल दिखाई नहीं देती, तो फिर ये डीएनए कहां से दिखाई देता? तो हमारे सामने बड़ा चैलेंज था कि यार इस डीएनए को कैसे देखें। तो हमने क्या काम किया? इस डीएनए को देखने के लिए एकदम चिल्ड दारू इसमें मिला दी। यस, दारू इसमें मिला दी, एकदम चिल्ड दारू मिला दी, दैट इज चिल्ड एथेनॉल मिला दी। जो ही हमने चिल्ड एथेनॉल मिलाई तो नसें सी चढ़ गई, तो नसें सी चढ़ी और ये डीएनए जो था, ये डीएनए ऐसे दिखाई देने लगा। बिल्कुल आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये एग्जैक्टली मेरे पास है प्रीसिपिटेटेड डीएनए। तो हमने बोला जो ही हमने यहां पे चिल्ड दारू मिलाई, एथेनॉल मिलाई, तो दारू मिलते ही नसें सी चढ़ गई और डीएनए का क्या हो गया? प्रिसिपिटेशन हो गया, ऐसा दिखाई देने लगा। फिर हमने क्या काम किया? हमने एक ब्रश की तरह की स्ट्रक्चर ली और इस उस डीएनए को बाहर निकालने की कोशिश की, जैसे यहां पे किया। हमने बोला यहां से डीएनए को बाहर निकालने का प्रोसेस जो है उसे बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। अरे यस की नो? तो जब भी पूछे स्पूलिंग क्या है, मैंने बोला प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रिसिपिटेटेड डीएनए। बेटा प्रिसिपिटेटेड डीएनए को रिमूव करने का, सेपरेट करने का, बाहर निकालने का, सेपरेट आउट करने का ये जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं। हमने ऐसे करके डीएनए को क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। अब पहला काम हमने कर लिया, सेल से डीएनए को बाहर निकाल लिया। अब क्या था भैया? डीएनए को बाहर निकाल लिया, ये हमने बाहर निकाला वो डीएनए है। हमने बोला ये बाहर निकाला वो डीएनए है, और इस बाहर निकाले हुए डीएनए के अंदर हमने मान लिया ये जो लाल कलर से मैंने बना दी, मान लीजिए ये हमारी डिजायर्ड जीन है। ये वो जीन है जिसका हमें प्रोडक्ट चाहिए या जिसकी हमें कॉपी तैयार करनी है, ये मेरे पास डिजायर्ड जीन है। तो हम क्या काम करें? अब बारी थी कि अपने को इस डीएनए को काटना है। तो हमने क्या काम किया? इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा।
किसकी हेल्प से काटा? हमने बोला डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। किसकी सहायता से? आरई की सहायता से। मान लीजिए वो आरई मेरे पास है, वो बैम एच फर्स्ट है। बैम एच फर्स्ट नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जिसकी सहायता से हमने इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब हमारे लिए जरूरी था कि हमें इन छोटे छोटे टुकड़ों में उस टुकड़े को छांटना था जिसमें हमारी ये डिजायर्ड जीन थी, जिसमें हमारी ये डिजायर्ड जीन उपस्थित थी। हमें डीएनए के उस छोटे से टुकड़े को पहचानना था। हमने बोला कि हमने यहां लाल रंग से बना दिया, हमें इस टुकड़े को पहचानना था। अब डीएनए के इतने सारे टुकड़ों में से इस छोटे से टुकड़े को ढूंढना तो बिल्कुल घास के ढेर में से सुई को ढूंढने जैसा था, बड़ा मुश्किल था। तो उसके लिए हमने क्या काम किया? हमने बोला कि हमें किसी भी तरीके से डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को अलग करना है, अलग करना है, आइसोलेट करना है यहां से। उसके लिए हमने क्या काम किया? हमने एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया ताकि हम डिजायर्ड जीन को क्या कर सके? आइसोलेट कर सके। बोला सर इसमें क्या काम करते हैं? बेटा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये एक एग्रोज जेल प्लेट होती है। इस एग्रोज जेल प्लेट में एग्रोज जेल भरा होता है और वो एग्रोज जेल जो है उसमें होता है 1% एग्रोज का सॉल्यूशन। क्या होता है? 1% एग्रोज का सॉल्यूशन। सवाल था सर ये एग्रोज है क्या? बेटा एग्रोज एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है। क्या है बेटा? नेचुरल पॉलीसेकेराइड है जिसे सीवीड से प्राप्त किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया गया? सीवीड से प्राप्त किया गया है। अब ये एग्रोज जेल प्लेट में ये एग्रोज जो जेल है उसमें बहुत सारे छोटे 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 होल्स होते हैं और उन होल्स में सीविंग इफेक्ट के द्वारा डीएनए मूवमेंट करता है। डीएनए मूवमेंट करता है। बोला सर पूरा प्रोसेस कैसे हुआ? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला इस एग्रोज जेल प्लेट में एग्रोज जेल भरा हुआ है और एग्रोज जेल किससे बना? 1% एग्रोज का सॉल्यूशन है और एग्रोज एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है जिसे सीवीड से प्राप्त किया जाता है। इस एग्रोज जेल का एक साइड जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड से जुड़ा हुआ है, दूसरा साइड पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड एनोड से जुड़ा हुआ है। हमने क्या काम किया? हमने बोला कि आप देखिए कैथोड की तरफ आपको यहां पे कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जिनको बोलते हैं वो बोलते वेल्स। एग्जैक्टली में हुआ क्या? यहां पे देखो, हमने यहां पे डीएनए के ये छोटे 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 टुकड़े लिए। बोला हां ये टुकड़ा जो था, ये जो सैंपल था, इस सैंपल को एग्जैक्टली में इस वेल्स में ही लोड किया जाता है। अरे हां कि ना? तो हमने बोला हमने इस वेल्स में क्या किया? सैंपल लोडिंग, सैंपल लोडिंग साइट। तो जब भी बोले सैंपल लोडिंग साइट क्या है? हमने बोला सैंपल लोडिंग साइट जो थी, सैंपल को लोड करने की जो साइट थी वो क्या थी? अपने पास डीएनए सैंपल को लोड करने की साइट वो थी वेल्स। तो ध्यान रखना जब भी बोले डीएनए का सैंपल कहां पे लोड किया जाता है, आप कहोगे वेल्स में, और वेल्स किधर होते हैं? कैथोड की तरफ होते हैं। चले, जब डीएनए के सैंपल को लोड कर दिया तो और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो याद करो डीएनए पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अगर डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किधर मूवमेंट करेगा? वो मूव करेगा एनोड की तरफ। कैसे मूव करेगा? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ मूव करेगा। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े थे वो तेजी से मूवमेंट करेंगे और एनोड के सबसे नजदीक चले जाएंगे। तो हमने बोला स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट था वो एनोड के सबसे नजदीक रहेगा और लार्जेस्ट जो सबसे बड़े साइज के सेगमेंट रहेंगे वो एनोड से सबसे दूर रहेंगे। तो जब भी बोले कि बताओ एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के सेगमेंट किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं? ऑर्डर ऑफ लेंथ और साइज के ऑर्डर में। तो हमने बोला एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ? डीएनए सेगमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ लेंथ और साइज। तो हमने बोला इसमें क्या हुआ? हमने बोला डीएनए segments are arranged in the
इन द ऑर्डर ऑफ लेंथ, और मैं कहूं साइज। ये लेंथ और साइज के ऑर्डर में अरेंज हो गए। सबसे छोटा किधर, एनोड के पास, और सबसे बड़ा किधर, एनोड से दूर। अब सवाल था सर डीएनए के सेगमेंट तो यहां पे अरेंज हो गए होंगे, लेकिन ये डीएनए के टुकड़े जो है ये हमें खुली हुई आंखों से दिखाई नहीं देते, ये हमें विजिबल लाइट में दिखाई नहीं देते। तो सवाल था अगर विजिबल लाइट में दिखाई ना देते तो हम क्या करें? बेटा इन्हें देखने के लिए हमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये डीएनए के सेगमेंट हमें विजिबल लाइट में दिखाई नहीं दे रहे थे, तो जब दिखाई नहीं दे रहे थे तो हमने इनको देखने के लिए क्या काम किया? हमने इनको देखने के लिए स्टेनिंग की। तो हमने बोला हमने सबसे पहले यहां पे डाई लाई। डाई कौन सी लाई? एथिडियम ब्रोमाइड। तो हमने बोला फर्स्टली क्या काम किया? फर्स्टली स्टेन्ड बाई एथिडियम ब्रोमाइड ETBr डाई। हमने सबसे पहले ETBr डाई से इसको क्या किया? स्टेन किया। बोला स्टेन करने के बाद क्या दिखाई देने लगे? हमने कहा ना। स्टेन करने के बाद भी दिखाई नहीं दिया, तो फिर हमने क्या काम किया? हमने बोला स्टेन करने के बाद क्या काम किया? हमने इस पे यूवी लाइट डाली। तो हमने बोला एक्सपोज टू द यूवी लाइट। हमने इस पे यूवी लाइट डाली। पहले हमने क्या काम किया? एथिडियम ब्रोमाइड डाई से स्टेन किया, उसके बाद इस पे क्या डाली? यूवी लाइट डाली। और जब यूवी लाइट डाली तो यूवी लाइट डालने के बाद क्या हुआ? हमने बोला ये डीएनए के टुकड़े जो थे यहां पे हमें ऑरेंज कलर्ड बैंड दिखाई दिए। तो हमने बोला ऑरेंज कलर्ड bands are appeared। हमने बोला उसके बाद ऑरेंज कलर के बैंड्स अपीयर हुए। चले भैया हमने ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई दिए। अब मान लीजिए आप वो ऑरेंज कलर का जो बैंड दिखाई दिया वो ये ऑरेंज कलर का बैंड था जिसमें हमारी डिजायर्ड जीन थी। तो हमने क्या काम किया? इस ऑरेंज कलर के बैंड जो था, हमने बोला ये ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई दिया। इस ऑरेंज कलर के बैंड में मान लीजिए हमारी डिजायर्ड जीन थी, तो हमने क्या काम किया? इस छोटे से रीजन को काटा और काट के और इसको क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। ये लीजिए, काटा और काट के इस डिजायर्ड जीन को हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। ये लीजिए। अब सवाल था गुरुजी काट के बाहर निकालोगे यहां से तो इस डिजायर्ड जीन के साथ साथ ये एग्रोज जेल भी तो थोड़ा बहुत आएगा। हमने कहा यस थोड़ा बहुत आएगा। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? इतने से बाहर को काटना पड़ेगा, फिर उस जेल को रिमूव करना पड़ेगा, तब ये डिजायर्ड जीन अलग होगी। तो हमने बोला कि हमें क्या काम करना पड़ा? हमने यहां पे क्या काम किया? सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम एग्रोजेल। तो हमने बोला यहां क्या किया? हमने बोला सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम जेल। ये काम किया। इस प्रोसेस को अपन बोलते इल्यूशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इल्यूशन। तो जब भी बोले इल्यूशन क्या था, तो आपने बोला कि डिजायर्ड जीन को एग्रोज जेल प्लेट से काट के अलग करना एंड एग्रोज जेल से सेपरेट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इल्यूशन के द्वारा हमने डिजायर्ड जीन को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। अब हमने बोला था इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पीसीआर होगा। अगर इस डिजायर्ड जीन का साइज रहा बहुत बहुत छोटा तो हमें इसका एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा। किसके द्वारा? पीसीआर के द्वारा। तो चलिए हमने मान लिया डिजायर्ड जीन का साइज बहुत बहुत छोटा था, तो हमने पीसीआर किया, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
इसका उपयोग किया ताकि हम इस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सके। और मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए हमने पीसीआर मशीन का यूज किया। मतलब पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। तो यहां पे एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जिसमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो, जो थर्मो स्टेबल हो, हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सके। तो ये जो मेरे पास पीसीआर टेक्निक है, यहां पे टैक पॉलीमरेज दैट इज थर्मो स्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है। और इसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया के शरीर से आइसोलेट किया गया। और ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो कि गर्म पानी के झरनों में रहता है, हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, हाई टेम्परेचर पे रहता है। यस, इसके शरीर से इस एंजाइम को बाहर निकाला गया। अब पूछेगा ठीक है सर, हमने बोला पीसीआर में इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन किया गया एंड थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का टैक पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया गया। अब बताइए ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें कितने स्टेप है? बेटा इसमें टोटल 3 स्टेप है। इसका सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, इसका दूसरा स्टेप है एनिलिंग। इस एनिलिंग में क्या किया जाता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के 3 प्राइम पे, कौन से पार्ट पे? 3 प्राइम पे डीएनए प्राइमर को ऐड किया जाता है। और आपको बता दूं डीएनए प्राइमर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि एक नॉन सीक्वेंस है क्योंकि उसे लैब में बनाया गया था। तो मैंने बोला डीएनए प्राइमर एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, दैट इज सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहां पर जुड़ता है? 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है, 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है। तो मैंने बोला कि एनिलिंग वो प्रोसेस था जिसमें 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के 3 प्राइम पर एंड पर डीएनए प्राइमर को ऐड किया जाता है, इसे बोलते हैं एनिलिंग। तीसरा मेरे पास है, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। ये प्रोसेस जो होता है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और यही वो पोर्शन था जब टैक पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है और डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है, एक नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। आप देखिए यहां पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, यहां पे अपने पास 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गए। मतलब जब एक साइकिल चलेगा पीसीआर का तो उसमें 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेंगे। अगर 2 साइकिल चलेंगे तो 4 बनेंगे। तो पूछेगा नंबर ऑफ और कॉपीज ऑफ डीएनए बराबर है 2 की पावर n, 2 की पावर n, n बराबर नंबर ऑफ साइकिल कि जितने साइकिल चलेंगे उसी हिसाब से कॉपी बनेगी, दैट इज 2 की पावर n। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था किसका? पीसीआर का। यस, आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब सवाल था सर पीसीआर के द्वारा हमने क्या काम कर लिया? डिजायर्ड जीन जो थी उसका एम्प्लीफिकेशन भी कर दिया और एम्प्लीफिकेशन करके उस डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ दिया और जोड़ के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब बारी थी कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमें बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है या डिजायर्ड जीन की हमें बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है। तो डिजायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार कैसे करें? हमने बोला डिजायर्ड जीन की अगर कॉपी तैयार करनी है तो हम चाहे तो उस डिजायर्ड जीन को सीधे के सीधे होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं, चाहे तो उस डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ के और फिर होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं। तो सवाल था कि इंसर्शन ऑफ आरडीएनए और डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट, इसके अपने पास टोटल मिला के 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। एक मेरे पास है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा मेरे पास है डायरेक्ट मेथड। अपने पास 2 मेथड है, एक है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है? डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है और फिर होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डिजायर्ड जीन को बिना वेक्टर के सीधे ही होस्ट सेल में डाल दिया जाता है।
अब पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। बच्चे इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, वो इनडायरेक्ट मेथड में 3 टाइप के मेथड है जिनके बारे में एनसीईआरटी माता ने बात करी। मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शरीर में जीन ट्रांसफर करने के लिए एनसीईआरटी ने हीट शॉक ट्रीटमेंट का उपयोग किया था, और उस हीट शॉक ट्रीटमेंट में डाइवेलेंट आयंस, दैट इज कैल्शियम आयंस का उपयोग किया गया था, जो कि होस्ट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाने का काम करते हैं। होस्ट सेल को क्या बनाते हैं? कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो जब भी बोले बताओ बैक्टीरिया के शरीर में जीन ट्रांसफर करने में कौन से मेथड का उपयोग किया गया, आप कहोगे हीट शॉक ट्रीटमेंट का उपयोग किया गया, जिसमें 0 डिग्री से अचानक से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रांसफर किया जाता है। तब बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में टेम्परेरी होल्स बनते हैं, और जब उसको दोबारा से वापस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आओगे तो वो होल्स क्या हो जाएंगे? बंद। और इसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी? डाइवेलेंट आयंस की, दैट इज कैल्शियम प्लस 2 आयंस की, इनका यूज किया जाता है। पूछेगा कैल्शियम प्लस 2 आयंस क्या काम करते हैं? हमने बोला ये होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं फॉर अपटेकिंग ऑफ डीएनए। तो हमने बोला ये क्या काम करते हैं? हमने बोला दे मेक होस्ट cells competent for uptaking डीएनए। ये डीएनए अपटेकिंग के लिए होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने का काम करते हैं। कौन? डाइवेलेंट आयंस। नेक्स्ट ये कह रहा है जीन ट्रांसफर इन प्लांट। बेटा याद करो, हमने बोला था डाइकोट प्लांट में जब भी जीन ट्रांसफर करना होगा तो हम किसका उपयोग करते हैं? हम डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। पूछेगा एनिमल के शरीर में, अरे जब भी एनिमल के शरीर में जीन ट्रांसफर करना था तो हमने किसका यूज किया गया? डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस का यूज किया गया। डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस का यूज किया गया। ये था मेरे पास इनडायरेक्ट मेथड जिसमें वेक्टर की हेल्प से जीन ट्रांसफर किया गया। दूसरा मेरे पास है डायरेक्ट मेथड जिसमें बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफर की जाती है। उसमें सबसे पहला आता है मेरे पास माइक्रो इंजेक्शन। बेटा माइक्रो इंजेक्शन में क्या था कि डिजायर्ड जीन को एक बहुत फाइन, एक बहुत छोटे से इंजेक्शन के द्वारा सीधे एनिमल की सेल में डाल दिया जाता है। मतलब माइक्रो इंजेक्शन बेस्ट मेथड है किसमें? अगर जीन ट्रांसफर करनी हो एनिमल सेल में। एक और मेथड है पार्टिकल गन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड। ये जीन गन मेथड बेस्ट मेथड है अगर जीन ट्रांसफर करनी हो किसमें? प्लांट सेल में। इसमें क्या होता है कि टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल जिसके चारों तरफ ये रेड कलर का है, ये मेरे पास डिजायर्ड जीन या मैं कह दूं डिजायर्ड डीएनए की कोटिंग है। इनको तेज वेलोसिटी पर, मैं बोलूं जीन गन के द्वारा जैसे गोली मारते हैं ऐसे सेल पर दागा जाता है, तेज वेलोसिटी से दागा जाता है। यही मेरे पास था जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। यस, बेस्ट है किसके लिए? प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए। माइक्रो इंजेक्शन बेस्ट है किसके लिए? एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए। यस, नेक्स्ट अब बात थी सर अगर हमने जीन ट्रांसफर कर दी, अब हमने बोला जीन ट्रांसफर होस्ट सेल में हो चुकी है, और होस्ट सेल जो अपने पास है वो 3 टाइप की होगी। एक होस्ट सेल को बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अपने पास जो होस्ट सेल थी वो जो कल्चर मीडियम था, उस कल्चर मीडियम में जिसमें हमारे पास डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अपने पास 3 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। एक मिलेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो था जिसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है। दूसरा मेरे पास मिलेगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अरे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वो था जिसके अंदर प्लाज्मिड तो है लेकिन उस प्लाज्मिड के पास डिजायर्ड जीन नहीं है। तीसरा मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। हमने बोला ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वो था जिसके पास डिजायर्ड जीन है। अब हमने बोला कि हम यहां सिलेक्शन कर रहे हैं किसका? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का। और
उसमें उस मेथड से जिसमें हमने बोला वेक्टर के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करती है। कौन कौन सी आप देखो। हमने बोला वेक्टर, मान लीजिए यहां पे हमने PBr322 ले लिया। इस PBr322 के पास दो जीन है, ये ब्लू वाली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन है और ये वाली पीले वाली है ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन है। हमने बोला अपने पास तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है, बड़े ध्यान से देखना। पहली तरह का ऑर्गेनिज्म जिसमें PBr322 नहीं है, दूसरी तरह का ऑर्गेनिज्म जिसमें PBr322 है लेकिन डिजायर्ड जीन नहीं है, तीसरी तरह का ऑर्गेनिज्म जिसमें PBr322 है और डिजायर्ड जीन भी है। अब देखो ये डिजायर्ड जीन कहां पे इंसर्ट की है, हमने बोला इस डिजायर्ड जीन को तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन जो थी उस जगह पे इंसर्ट किया। अब मेरे को बताओ ये नीले वाली पूरी की पूरी जीन जो थी ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन थी, मतलब ये एक ऐसी प्रोटीन बना रही थी जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के इफेक्ट को खत्म कर दे। तो अगर इस जीन के बीच में हमने डिजायर्ड जीन डाल दी तो बताओ क्या वो प्रोटीन अभी बन पाएगा? आपने कहा नहीं बन पाएगा। मतलब यहां पे अगर इस डायग्राम को देखें तो देखना ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन अब वो प्रोटीन नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि इस जीन वाली जगह पे इस जीन के बीच में हमने किसको इंसर्ट कर दिया? डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया। और जब किसी बाहरी जीन को, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने की वजह से ये जीन क्या होगी? इनएक्टिव, तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो हमने बोला यहां पे क्या काम किया? यहां पे इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, किसकी वजह से? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने की वजह से इसका क्या होगा? इनएक्टिवेशन हो गया। अब ये प्रोटीन नहीं बना पाएगी। तो कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, पहले वाले जो होस्ट थे, उनमें तो कोई PBr322 नहीं है, तो वो ना तो टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रह सकते और ना ही एम्फिसिलिन में, दोनों में ही मरेंगे, फिक्स है। दूसरे वाले थे उसमें PBr322 था, उसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन भी नॉर्मल है, काम कर रही है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन भी नॉर्मल काम कर रही है। तो मतलब ना तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इनका कुछ बिगाड़ सकती, ना ही एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक इनका कुछ बिगाड़ सकती। मतलब ये दोनों में ही जिंदा रहेंगे, यस। तीसरा वाला देखना, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ये वो था जिसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन, देखिए एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन, ये वाली जीन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जो जीन है वो तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन का क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर आ गई तो ये बेचारे तड़फ तड़फ के मर जाएंगे। मतलब एम्फिसिलिन में तो जिंदा रहेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन में मर जाएंगे। ये अपने पास तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे पास तो भीड़ है, हमें इनके बारे में आइडिया भी है, लेकिन बाहर से तो सारे के सारे हम शक्ल है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हम कैसे पहचाने? हमने बोला भैया अगर इनको पहचानना है तो हमें इन एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया? हमने एक मास्टर प्लेट ली और इस मास्टर प्लेट पे हमने क्या देखा कि ये मास्टर प्लेट ऐसी प्लेट थी जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं थी, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं थी। अरे जब कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है तो ये तीनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म ने यहां बहुत तेजी से ग्रोथ किया। मतलब यहां पे तीन अलग अलग कॉलोनी बन गई और वो कॉलोनी बाहर से देखने में एक जैसी थी। अरे जब तीन अलग अलग कॉलोनी बन गई, एक कॉलोनी इसकी बनी होगी, एक कॉलोनी इसकी बनी होगी, एक कॉलोनी इसकी बनी होगी, और सारी कॉलोनी आप देख लो देखने में एक ही जैसी दिखाई दे रही है,
तो साइंटिस्ट के दिमाग में घपला मच गया, घोचपोच हो गया कि भाई कैसे पहचानूं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, अरे कौन से वो बैक्टीरिया है, वो होस्ट है जिसमें हमारी डिजायर्ड जीन है, हमें डिजायर्ड प्रोजेक्ट मिलेगा। ये तो मुश्किल हो गया। तो उसने क्या काम किया, इस मास्टर प्लेट की 2 रिप्लिका बनाई। एक रिप्लिका तो वो बनाई जिसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक थी, एक रिप्लिका वो बनाई जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक थी। बोला सर ये काम कैसे किया, बड़े ध्यान से देखना। जब इसकी कॉपी बनाई मास्टर प्लेट की, तो इस एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में हमने बोला ये तीनों की तीनों कॉलोनी ऐसे कैसे आ गई, यहां पे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ये तीनों की तीनों कॉलोनी ऐसे कैसे आ गई। बोला आ गई कि नहीं आ गई, आपने कहा बिल्कुल आ गई। हमने क्या देखा, इन बैक्टीरिया को इन प्लेट पे छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब जाके देखा तो क्या देखा, हमने जब जाके देखा तो नोटिस किया कि ये पहली कॉलोनी के बैक्टीरिया जो थे ये इस एम्फिसिलिन वाली प्लेट पे मरने लग गए। पहली कॉलोनी के बैक्टीरिया इस एम्फिसिलिन वाली प्लेट पे मरने लग गए। जो ही पहली कॉलोनी के मरे तो हमने क्या देखा कि यार ये वाले बैक्टीरिया एम्फिसिलिन में क्या थे, जिंदा, ये वाले भी थे जिंदा। तो मर गया वो कौन सा मरा होगा, आपने बोला जो एम्फिसिलिन में मर गया होगा वो पक्का एनटी वाला होगा, नॉन ट्रांसफरमेंट वाला। पता लगा कि नहीं लगा, बोला हाँ। तो हमने क्या कहा कि जो एम्फिसिलिन में मर गए वो तो जाए भाड़ में, जो बच गए वो कौन से थे, अरे बचे तो वो ही होंगे जिनमें PBr322 है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट टाइप के बच गए। तो ये बड़ा फेमस सा सवाल है कि एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक जो थी वो किस लिए यूज की गई। तो आप देखोगे जब जीन को टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे इंसर्ट किया गया तो एम्फिसिलिन का यूज किया गया सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल में इसका उपयोग किया गया। चले भैया अपन आगे बढ़ते हैं। पूछेगा जब इसको स्टडी किया तो क्या पता चला, अरे जब इसको स्टडी किया तो पता चला कि ये ऊपर वाली कॉलोनी भी मर गई और ये नीचे जो थी इनमें से भी एक ऑर्गेनिज्म मर गया। तो हमने क्या देखा, दोनों में जो मर गया वो तो मेरे पास था एंटी, इन दोनों में से जो मर गया तो याद करो टेट्रासाइक्लिन में कौन मरेगा, जिसमें टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो हमें पता चल गया ये वाला मेरे पास है TR और ये वाला मेरे पास है TNR। अब हमने क्या काम किया, ये जो रिजल्ट मिला इस रिजल्ट के हिसाब से हमने ऊपर वाली की लेबलिंग कर ली। क्या लेबलिंग कर ली, ये मेरे पास है NT, ये मेरे पास है TNR, ये मेरे पास है TR। अब हमें चाहिए कौन सा, चाहिए, हमें तो TR चाहिए। हमने इस TR को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। हमने इसको मास्टर प्लेट से सेपरेट कर लिया। यस, हमने बोल दिया ये बेकार के हैं, हमें तो ये कॉलोनी चाहिए। हमने इस कॉलोनी को सेपरेट कर लिया और अब इसी कॉलोनी का उपयोग करेंगे हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। यस, इसी का उपयोग करेंगे। चले भैया, तो देखो एंटीबायोटिक को सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करके हमने कैसे अपने ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कर लिया। चले, अब दिक्कत थी कि जब 2 एंटीबायोटिक को सेलेक्टेबल मार्कर की जगह यूज कर रहे थे तो हमें पहले एक मास्टर प्लेट बनानी पड़ रही थी, मास्टर प्लेट की फिर 2 रिप्लिका बनानी पड़ रही थी, फिर दोनों रिप्लिकाओं को ढंग से स्टडी करना पड़ रहा था, तब जाके हम रिजल्ट तक पहुंच पा रहे थे, कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे थे, ये पहचान पा रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो यार ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये बहुत लेंथी भी हो गया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। तो साइंटिस्ट बोले कि यार हमें कोई ना कोई एक दूसरा मेथड देखना पड़ेगा कि हमें यहां 3 प्लेट की जरूरत ना पड़े, मतलब मास्टर प्लेट के बाद ये 2 नई प्लेट रिप्लिका बनाने की जरूरत ना पड़े, एक ही प्लेट से हमारा काम चल जाए, एक ही बार में हम पहचान ले कि भैया कौन सा हमारा डिजायर्ड जीन वाला ऑर्गेनिज्म है, कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म है। ये बड़ी सी प्रॉब्लम साइंटिस्ट लोगों के सामने थी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें निकालना था।
तो बोले भैया कैसे करें? बोला करने का सीधा तरीका है, हमें एक नया मेथड लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया मेथड चुना। क्या बोले? बोला भैया नया मेथड अपन ऐसा कर सकते हैं कि हम एक तो ले ले एंटीबायोटिक और एक ले ले लैक्जेड जीन। अगर एक एंटीबायोटिक और एक लैक्जेड जीन लेके और फिर हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम ज्यादा सही से काम कर पाएंगे। बोला कैसे? बड़े ध्यान से देखो। हमने बोला यहां पे उसने एक नया वेक्टर लिया जिसमें एक तो देखो ये लैक्जेडजीन रही, एक एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक रही, एक एंटीबायोटिक रही। यहां पे देखो ये लैक्जेडजीन है, ये एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है। पहले की तरह ही अपने पास तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म है। एक ऑर्गेनिज्म वो जिसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म वो जिसमें प्लाज्मिड है, उसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन भी सही से काम कर रही है, लैक्जेड जीन भी सही से काम कर रही है, और तीसरा ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन जो है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जीन है वो तो सही से काम कर रही है, लेकिन लैक्जेड जीन जो थी, लैक्जेड जो जीन थी उसकी जगह पे हमने डिजायर्ड जीन को डाल दिया। अगर लैक्जेड जीन की जगह पे डिजायर्ड जीन को डाल दिया तो क्या ये लैक्जेड जीन अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना पाएगी? आपने कहा नाना रे नाना रे नाना रे नाना रे, बिल्कुल नहीं बना पाएगी। मतलब क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, insertional inactivation of लैक्जेड जीन। लैक्जेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये तीनों के तीनों टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इसको हमने एक कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया, और इस कल्चर मीडियम में एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है। इसमें क्या है? एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है। चले, अब इसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है। हमने क्या देखा? बड़े ध्यान से देखना, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है, और जब हमने इन तीनों के तीनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहां पे ट्रांसफर किया और कुछ दिनों बाद स्टडी किया तो इनमें से एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी जो थी वो खत्म हो गई। मतलब एक कॉलोनी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो थे वो मर गए। हमने कहा मर कौन से गए? हमने कहा पक्का मरेंगे तो वो जिसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये भी एम्फिसिलिन में जिंदा रहेंगे, ये भी एम्फिसिलिन में जिंदा रहेंगे, मरेंगे तो यही। और जो ये मरे हमें पता चला गया कि भैया ये तो एंटी है जो मर गए। अब जो जिंदा रह गए वो कौन से थे? अरे जो जिंदा रह गए वो ट्रांसफॉर्मेंट टाइप थे। लेकिन हमें ये कैसा पता चले कि ट्रांसफॉर्मेंट टाइप जो थे वो जिंदा रह गए? लेकिन हमें कैसे पता चले कि इस ट्रांसफॉर्मेंट में ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है? तो बड़े ध्यान से देखना, एग्जैक्टली में इस कल्चर मीडियम में हम डालते हैं, वो डालते हैं एक्स गैल। ये एक्स गैल जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। एक्स गैल का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये एक्स गैल व्हाइट कलर का होता है, और इस एक्स गैल की क्या कहानी है कि इस एक्स गैल पे जो ही आके काम करेगा कौन सा एंजाइम? हमने बोला बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा? जो ही इस पे काम करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम करेगा। तो जो ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम करेगा ये कैसा कलर देगा? हमने बोला ब्लू कलर। ये व्हाइट कैसे कलर में बदल जाएगा? ब्लू कलर में बदल जाएगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कहां से आएगा? लैक्जेड जीन से आएगा। तो हमें यह देखना था कि भैया अब जो बच गए जिसमें लैक्जेड जीन काम करेगी, इस वाले में काम करेगी, उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आएगा तो वो कैसा कलर की कॉलोनी बना लेगा? वो ब्लू कलर की बना लेगा। और जिसमें लैक्जेड जीन काम नहीं करेगी उसका रंग नहीं बदलेगा, वो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। हमने ये चीज नोटिस किया।
हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहां पे बची हुई कॉलोनी में से एक कॉलोनी का रंग कैसा हो गया? ब्लू हो गया। हमने बोला जिस कॉलोनी का रंग ब्लू हो गया, तो ब्लू कब होता? जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इस एक्स गैल के व्हाइट कलर को बदलता, तभी तो ब्लू कलर आता। इसका मतलब कि यहां पे लैक-जेड जीन काम कर रही है, और लैक-जेड जीन काम कर रही है तो सीधी बात है, ये मेरे पास कैसा है? ये मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तभी तो ब्लू कलर आया। नेक्स्ट, दूसरे में हमने देखा कि एक्सगेल का कलर जो था कैसा होता है? व्हाइट। हमने देखा एक कॉलोनी ऐसी है जिसके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा है और कलर कैसा है? व्हाइट। हमने बोला अगर कॉलोनी का कलर व्हाइट है तो व्हाइट एक ही शर्त पे होगा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, और अगर बीटा गैलेक्टोज का सिंथेसिस नहीं हो, गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लैक-जेड जीन काम नहीं कर रही, और लैक-जेड जीन काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो हमने क्या बोला कि हमने कॉलोनी के कलर के हिसाब से, कि जिसका ब्लू कलर है वो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसका व्हाइट कलर है वो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है। इन्हीं को तो सेलेक्ट करना था, हमने आसानी से सेपरेट कर लिया। पिछली बार की तरह हमें दो अलग अलग प्लेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक ही प्लेट पर स्टडी करके और सेलेक्ट कर लिया, किसको? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को। इसलिए ध्यान रखना यह तरीका ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू टू एंटीबायोटिक। तो दो एंटीबायोटिक को सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करें, उससे बेटर है कि हम एक एंटीबायोटिक एंड एक लैक-जेड जीन को सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करें। यस, चले भैया, आगे की बात थी। सवाल था सर अब क्या काम करें? बेटा हमने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लिया, अब बात थी कि डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म तो आ गए, लेकिन हमें उन ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल पे ग्रोथ करानी पड़ेगी, ताकि हम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। इसके लिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बायोरिएक्टर्स का। अब आपको बता दूं, ये बायोरिएक्टर जो है ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए 100 से 1000 लीटर के टैंक होते हैं, जिनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम पीएच पर, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई देकर, एक न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री मीडियम में हम इन सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को डाल के और उनकी ग्रोथ करवाते हैं। हमें पता है कि जितनी ज्यादा, जितनी जल्दी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे, उतनी ही ज्यादा मात्रा में डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। हमने बोला हमने उन जीएमओ को, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हमने बनाए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट जो ऑर्गेनिज्म बनाए, उन ऑर्गेनिज्म को किसके अंदर डाल देंगे? हम इस बायोरिएक्टर में भरे हुए कल्चर मीडियम में डाल देंगे, और इस ऑप्टिमम कंडीशन में, इस सुटेबल एनवायरनमेंट में ये बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे और डिजायर्ड प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमने क्या काम किया? फिर हमने इनको बाहर निकाला। बाहर निकाल के ये जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म जो था, इनको यहां से लिया, और इनमें से हमने क्या काम किया? प्रोडक्ट को सेपरेट किया। हमने बोला यहां पे जब प्रोडक्ट्स का बायोसिंथेसिस हो गया, तो हमने प्रोडक्ट को क्या किया? सेपरेट किया। सेपरेट करके उस प्रोडक्ट का क्या किया? प्यूरिफिकेशन किया। प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमने उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाया, सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाया, सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाया। तो हमने बोला प्रोडक्ट को सेपरेट करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना, एंड उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाना, इन तीनों को मिला के बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ध्यान रखना एनसीईआरटी माता ने तो सीधे सीधे तो इन दोनों के बारे में ही बात कर रखी है, लेकिन तीसरा वाला जो था सुटेबल प्रिजर्वेटिव को मिलाना, ये भी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। कुछ एक कंपनीज जो थी वो डाउन स्ट्रीमिंग के बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करती है, उसकी क्वालिटी को चेक करती है, एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बाद उस प्रोडक्ट को पैक कर दिया जाता है और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। यही मेरे पास था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग।
अब सवाल था गुरुजी, यहां पे आपने बोला कि प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट जो ऑर्गेनिज्म थे, दैट इज जीएमओ थे, उनको बायोरिएक्टर में ऑप्टिमल कंडीशन में, ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में हमने ग्रोथ कराया ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। हमने कहा आप बताओ ये बायोरिएक्टर कितने टाइप के होते हैं? बच्चे ये बायोरिएक्टर जो अपने पास है वो दो टाइप के हैं। एनसीईआरटी माता ने बात किया है, एक सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर है, एंड दूसरा स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। बोला सर ठीक है, चले भैया, दोनों के डायग्राम बाकायदा एनसीईआरटी में गिवन है। इसका जो बॉटम होता है वो होता है कर्विड, इसका बॉटम जो होता है वो होता है फ्लैट। यहां पे एयर को प्रेशर के साथ दिया जाता है, जबकि यहां पे स्टीराइल एयर जो थी वो बबल्स की फॉर्म में जाती है, क्योंकि यहां पे ऊपर स्पार्चर लगा हुआ है, और जब बबल की फॉर्म में एयर जाएगी तो इसका ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों डायग्राम्स को ढंग से देख लो, पहचान में आने चाहिए, यस, तभी तुम बताओगे कौन सा सिंपल स्टीयर्ड टैंक है और कौन सा स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। और यहीं पे जाके ये बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन था, हमने इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को, एनसीईआरटी माता के ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बिल्कुल फिनिश कर दिया, डिस्कस कर लिया है। सारी की सारी चीजें बड़ी ही आसान तरीके से बताई गई है। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या क्विक रिवाइज करेंगे तो सारी की सारी बातें दिमाग में छप जाएगी, दिल में उतर जाएगी और मस्त मस्त दो नैनों में चमक जाएगी। तो चलिए रसगुल्ला आर्मी, हम मिलेंगे आप लोगों से एक नया चैप्टर लेकर जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइस।